हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज देख रहे थे जिसमें कि लॉगरिथम पढ़ चुके हैं, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, ग्राफ एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं और कैलकुलस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड 12 वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर मैथ्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन फिजिक्स में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा चैप्टर फिजिक्स का नहीं है जो बिना वेक्टर के सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले तो या तो वेलोसिटी की बात करें या फिर एक्सेलरेशन की बात करें, फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी टॉपिक ले ले हम लोग फिजिक्स का उठा के, वो पूरा पूरा वेक्टर पे डिपेंड करता है। हम लोग इससे समझ में आ रहा है कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो हम लोग को अगर फर्स्ट चैप्टर भी वेक्टर का स्टार्ट करना है, काइनेमेटिक जो कि, तो हमको वेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ये वाला वीडियो जो होगा वो 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। सबसे पहले हम लोग वेक्टर का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर जो है वो 19th सेंचुरी में पिक्चर में आया था। इसके लिए श्रेय जाता है ओलिवर हेविसाइड को और जोसिया विलार्ड गिब्स को। जोसिया विलार्ड गिब्स जो थे वो यूनाइटेड स्टेट के थे। जनरली अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जाएंगे केमिस्ट्री में तो वहां गिब्स एनर्जी की बात होती है। तो गिब्स एनर्जी का भी इक्वेशन गिब्स इन्हीं के द्वारा दिया गया हुआ है। वही अगर ओलिवर हेविसाइड की बात करें तो ये ब्रिटेन के थे, जनरली ये मैथमेटिशियन थे। और अब यहाँ पे एक और पिक्चर है साइंटिस्ट का, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का कहीं पे भी वेक्टर के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैक्सवेल ने जो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी दिया था, ये जो ओलिवर हेविसाइड थे, ये बहुत बड़े फैन थे मैक्सवेल के, ठीक है। तो इन्होंने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए वेक्टर पे काम किया था। जनरली अगर हम लोग देखें तो ओलिवर हेविसाइड और जो गिब्स हैं, ये दोनों डिफरेंट कंट्री पे थे और इंडिपेंडेंटली इन लोगों ने वेक्टर पे काम किया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये है सबसे पहले कि अगर कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी होगा हमारे पास, तो दो मैथमेटिकल क्वांटिटी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है? तो कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो वो होता है हमारा स्केलर। जैसे कि अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, सपोज कर रहे हैं ये हमारा डायरेक्शन का एक्सिस हमने एक बनाया, ठीक है। और ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई एक पर्सन है जो कि यहाँ सेंटर से स्टार्ट किया वॉक करना। पहले वो ईस्ट की तरफ 5 मीटर चला होगा, फिर वो नॉर्थ की तरफ 5 मीटर चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस उसने क्या कवर किया? तो डिस्टेंस जो उसके द्वारा कवर हुआ, वो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 10 मीटर। ओके। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। जबकि अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट लेके आता है। जैसे कि अगर हम लोग इसी में ही डिस्टेंस की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इस पर्सन की, जो पर्सन यहां से चला था, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, वो डिस्प्लेसमेंट उसका ये है, ठीक है। तो ये 5 मीटर है हमारा, ये 5 मीटर है। तो अगर कोई आदमी हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो इस इंसान का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5√2 होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया है, ठीक। उससे के पास अगर वो वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही दिखाया जाएगा हमको, ठीक है। ये बात सब लोगों को क्लियर हो रही होगी कि अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर एग्जांपल देख ले स्केलर क्वांटिटी की, तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, पावर एंड एनर्जी, कुछ एग्जांपल है स्केलर की। जबकि अगर वेक्टर देखें तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन उसी को अगर हम लोग डायरेक्शन भी दे दे तो वो उसका वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल ले तो हम लोग वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर होगा कैसे। तो सबसे पहले अब वेक्टर के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर।
तो पोजीशन वेक्टर जो होता है ना कुछ और नहीं है, किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। अगर सपोज करते हैं हम लोग एक, पहले हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन को देखते हैं। तो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा। ठीक है, इसको हम लोग कह दिए एक्स एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को जो इस 3D स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक पॉइंट होगा, सपोज करते हैं एक पॉइंट है हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट P। ओके, यहाँ क्या हो गया, पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट A1 A2 A3 है हमारे पास। ठीक है, क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट A1 A2 A3। एक कोई भी पॉइंट है हमारा कार्टेशियन प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं A1 A2 A3। A1 A2 A3 कहने का क्या मतलब है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस A1 होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस A2 होगा और z एक्सिस से डिस्टेंस A3 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो पोजीशन वेक्टर और कुछ नहीं होता है, इस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक बार कि इसका अगर तो डेफिनेशन देख रहे हैं तो क्या कहता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर v, कोई एक वेक्टर है v जिसका कोऑर्डिनेट है A1 A2 एंड A3 दैट स्टार्ट एट अ पॉइंट A। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0 एंड एंड एट अ पॉइंट B। यहाँ पे हम लोग P ले लिए, यहाँ B हो रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा हमारा A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस, सॉरी यहाँ A1 A2 लिए हम लोग, तो A1 I कैप B1 J कैप, वेट यहाँ पे A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ये कौन सा वेक्टर हुआ हमारा, कोई वेक्टर A P हुआ वेक्टर। A क्या है हमारा, ये ओरिजिन का पॉइंट जो है हमारा 0 0 वो A है। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से तो ये वेक्टर कहीं ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक चीज कि कोई भी एक दिया गया हुआ है, तो ये क्या है OA, हम इसको नाम देते हैं क्या, OA वेक्टर। ठीक है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर और डायरेक्शन होगा। अब सपोज करते हैं इसका डायरेक्शन कैसे दिखलाया जाता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं हम लोग I से, वाई एक्सिस को J से और जेड एक्सिस को K से। ठीक है, अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन हम लोग ले लिए एक, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज अगर क्लियर हो गया तो हम लोग बहुत आसानी से वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। कोई एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे P पॉइंट, जिसको हम लोग लिखे A1 B1 C1 सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके लिए हमको कोई आके बोलता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। वेक्टर फॉर्म में किसी एक पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको पहुंचना है तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें ओरिजिन पे जाना है। ठीक, ओरिजिन से हमको पहुंचना है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा होगा कैसे पॉइंट, जैसे ये एक्सिस है हमारा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट को क्या करना है, हमको एक ओरिजिन से चल के चलना स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो बोर्ड पे अगर हम लोग गए तो पहले हम एक्स एक्सिस के तरफ कुछ इतना डिस्टेंस चलेंगे। ठीक है, कितना डिस्टेंस चलना होगा, वो A1 डिस्टेंस चलना होगा। फिर जेड एक्सिस के तरफ हम लोग C1 डिस्टेंस चलेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग जाके B1 डिस्टेंस चलेंगे, तब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। सपोज करते हैं अभी हम लोग जेड एक्सिस को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इमेजिन करने में अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जेड एक्सिस को रिमूव कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक प्लेन में पॉइंट है। ठीक, तो अब हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, A1 और B1 ओनली। ठीक, A1 और B1 है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं इसको समझने कि अगर हमको पॉइंट पी पे पहुंचना है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करेंगे, A1 डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग चलेंगे और B1 डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग चलेंगे, तब जाके हम P पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो A1 के अलोंग कितना डिस्टेंस हमको चलना पड़ा? A1 डिस्टेंस। किसके अलोंग? A1 के अलोंग। प्लस B1 डिस्टेंस किसके अलोंग चलना पड़ा हमको? y एक्सिस के अलोंग। तो ये हो गया हमारा B1 j कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर जो बन के आया हमारा, जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, वो क्या आया हमारा? A1 i कैप प्लस B1 j कैप। बस इस चीज को समझना है यहाँ से कि हम लोग इस फेर में नहीं पढ़ेंगे कि ओरिजिन से देखेंगे या वो, उस पॉइंट पे हमको ओरिजिन से पहुंचने के लिए किस किस एक्सिस के अलोंग कितना कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वही उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करता है। ठीक है, ये चीज सब लोगों को समझ में आया। और वही अगर ये कोऑर्डिनेट किसी 3 डायमेंशनल में होता कहीं पे, तो क्या होता? A1 B1 C1 पॉइंट होता। तो अगर A1 B1 C1 पॉइंट होता तो उस वेक्टर को कैसे डिफाइन कर देते? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता? A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही एक हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेंगे इस पे। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, एक और चीज कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है कहीं पे B, 2 पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है एक लाइन। ठीक है, ठीक, ये एक वेक्टर हुआ। ठीक, अब सपोज करते हैं कि पॉइंट A जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारा? A1 A1 A2 A3, और जो B एक पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो क्या क्या होगा हमारा? B1 B2 B3। तो ये जो AB है, तो AB वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो AB वेक्टर लिखने का तरीका होता है हमारा, AB वेक्टर A से B की तरफ जा रहे हैं, यहां देखिए A से B की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? इनिशियल पोजीशन होगा। इनिशियल पोजीशन होगा। ये हमारा क्या होगा? ये फाइनल पोजीशन होगा। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो ए बी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल होगा हमेशा। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल। अब एक्स एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में फाइनल वाला कितना है? B1, और इनिशियल वाला A1 i कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के लिए, प्लस B2 माइनस A2 j कैप प्लस B3 माइनस A3 k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अगर हमको 2 पॉइंट दिया होगा तो उस 2 पॉइंट के बीच का वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज क्या है, अब ये जो लिखा है हमारा ए बी वेक्टर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगर माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे तो बात तो बराबर हो जाएगा ना हमारा, है कि नहीं? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ पे। बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे वेक्टर, कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। कह रहा है पहला क्वेश्चन, द वेक्टर फ्रॉम 2-7 0 टू 1-3-2, मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उस कोऑर्डिनेट में हम लोग को क्या करना है? वेक्टर लिखना है। तो पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, पॉइंट क्या है? मान लेते हैं, सपोज करते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, कोई 2 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 2-7 0, और ये सेकेंड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1-3 और 5, सॉरी माइनस ऑफ 5 है। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। माइनस ऑफ 5 है, ओके। अब हमको लिखना है, तो ए बी वेक्टर लिखना है। ए बी वेक्टर लिखना है, तो हम लोग जानते हैं फाइनल में से इनिशियल को घटाना है, इनिशियल को घटाना है।
तो क्या होगा हमारा 1 माइनस ऑफ 2 आई कैप, यहां देखना है सब लोगों को, 1 माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस -3 माइनस ऑफ -7 जे कैप प्लस माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 0 के कैप। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। कहीं कोई दिक्कत है? अगर कभी भी 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग इसका आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। प्रीवियस फिर क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को सब लोग अब खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये है सी नंबर क्वेश्चन है, तो सी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पॉइंट दिया हुआ है कोई भी, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये क्या होगा वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पे कहीं पॉइंट दिया हुआ है, कितना है पॉइंट, -19 आई कैप 4 जे कैप, यही है पॉइंट। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को करना क्या है, ऐसी पॉइंट मान रहे हैं। अब ये नहीं कहना है कि इधर पॉजिटिव एक्सिस है उधर निगेटिव एक्सिस है, ऐसा नहीं, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट मान लिया, इधर भी तो हम निगेटिव मान सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं वो सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव एक्सिस एक कन्वेंशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इधर एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना होगा हमको डिस्टेंस, -19, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलना होगा हमको 4। तो जाके हम लोग पहुंचेंगे इस पॉइंट पे। तो हम लोग अगर इस वेक्टर को लिखे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट को अगर हम लोग P मान रहे हैं, ओरिजिन को O मान रहे हैं, तो इस वेक्टर को लिखेंगे OP। OP वेक्टर जो होगा हमारा -19 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कहीं कोई परेशानी नहीं इन सब चीजों में, बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग टॉपिक कि किसी गिवन वेक्टर का, कोई अगर वेक्टर हमको दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि कोई हम लोगों को एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर हमको दे दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करते हैं कि ये वेक्टर ए जो है उसका a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ये उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ए वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। अब हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी। अगर वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वेक्टर एक की लेंथ भी होती होगी ना, या फिर उसका कोई मैग्नीट्यूड भी तो होता होगा। जैसे कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में लेंथ आएगा, फोर्स की बात करें तो फोर्स लेंथ से रिलेटेड तो है नहीं, उसका अपना जो क्वांटिटी होगा वो आएगा। तो वैसे ही इसका जो अपना एक मैग्नीट्यूड होगा तो वो आएगा। तो हम लोग क्या सबसे पहले समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। बस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और उनको हमको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगा वो हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन तो होगा ही, अगर वो वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन तो होगा ही, बट क्या होगा डायरेक्शन, उसका लेंथ मस्ट बी 1 होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बात हम लोग जानते हैं। यूनिट वेक्टर जनरली क्या होता है, यूनिट वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर का। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब सपोज करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है
y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसी को हम लोग I कहते हैं। यूनिट वेक्टर along x एक्सिस को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस को j से रिप्रेजेंट करते हैं, और z एक्सिस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, k वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये i j k क्या कहता है, i कहता है कि वो यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब अगर कहीं पे भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि वेक्टर a इज इक्वल टू 5i, इसका कहने का ये मतलब है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और उसका डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है। इट मींस दैट कि इसको समझेंगे सही ढंग से कि अगर हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं यहां से, यहां से एक स्ट्रेट पॉइंट ले रहे हैं, ये यहां तक ड्रॉ हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस जो वेक्टर है इसका लेंथ 5 है और ये जो है वेक्टर वो x एक्सिस के डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आया। वैसे ही अगर हम कोई वेक्टर ऐसे ले ले y एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, तो y एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर लिए हैं और इसको हम कोई मतलब रैंडमली b वेक्टर ले रहे हैं, सपोज करते हैं एक b वेक्टर ले रहे हैं जो कि 6i है। इसका 6i नहीं, यहाँ अगर j के y के डायरेक्शन में है तो j होगा। 6j कहने का ये मतलब है कि ये जो वेक्टर b है हमारा, वो जो है किसके डायरेक्शन में है, y एक्सिस के डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है। ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं इसी चीज में कि अगर कोई गिवन वेक्टर है, हर एक वेक्टर के पास अपना डायरेक्शन होगा और यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। तो कोई भी गिवन वेक्टर से हम लोग कैसे उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। फ्रॉम वेक्टर टू इट्स यूनिट वेक्टर, एक जर्नी की तरह है। वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इट्स यूनिट वेक्टर। है बात समझ में। तो सपोज कर लेते कोई भी एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं 6i कैप प्लस 8j कैप, बस दो ही एक्सिस का एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इसका, अब यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर का होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए कैप जो है वो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप, और इसका हम लोग अगर यूनिट इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग पहले सीख चुके हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 आना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6i प्लस 8j बाई 10। तो इसको अगर और अच्छे ढंग से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 6/10 i कैप प्लस 8/10 j कैप। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। यहां से इंप्लाइज हटा दें तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए बराबर ये। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमको कोई भी एक वेक्टर दिया गया है और उसका हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक सेम है, कोई
ऐसा नहीं है, पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कि एक W वेक्टर है जो कि -5, 2 और 1 है। इसका मतलब W वेक्टर क्या है, कैसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, -5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। अब हमारे पास क्या है, W का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो W का यूनिट वेक्टर क्या होगा, 5i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय उसका क्या, मैग्नीट्यूड। तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, बात बराबर ही होगा क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस आएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 25 प्लस 4 प्लस 1, यानी रूट अंडर 30 आ गया। -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 30। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -5 बाई रूट 30i कैप प्लस 2 बाई रूट अंडर 30 j कैप प्लस k बाई रूट अंडर 30 k कैप। ये हमारा क्या हुआ, जो गिवन W वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर कोई पूछेगा W का डायरेक्शन क्या है तो W का डायरेक्शन ये है। और इसका जब इस वाले वेक्टर का जो वेक्टर आया है W कैप, ये हमारा क्या है, W कैप वेक्टर जो आया है, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग को कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। एक जीरो वेक्टर होता है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, वो जीरो वेक्टर होगा। सीधी सीधी बात है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन एक टॉपिक आता है तो हम लोग को जानना चाहिए कि जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, वेक्टर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब इसके अंदर आता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कि हम लोग पढ़ते हैं एडिशन के बारे में, वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए कुछ करना खास होता नहीं है, ठीक है। इसके लिए 2 लॉ होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और इसी पे बेस्ड एक होता है सेकंड, क्या होता है हमारा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस फिगर को, तो ये है क्या फिगर, ये समझना होगा। एक वेक्टर है यहाँ पे, अभी सिर्फ वेक्टर वेक्टर हम लोग देखते हैं। एक वेक्टर दिया गया हुआ है हमारा OA वेक्टर, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है इसी पे, यहाँ पे है हमारा OA वेक्टर, यहाँ पे है AB वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है हमारा OB वेक्टर, ठीक है। कैसे होता है हम लोग देखेंगे अभी। इतना जान लेना है कि OA AB वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो OA वेक्टर OB वेक्टर होता है। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या दे दें, यहाँ पे R वेक्टर। अभी हम लोग बताते हैं कैसे होगा, P वेक्टर, और ये होता है हमारा Q वेक्टर, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर क्लॉकवाइज जा रहा हो और उन दोनों को ऐड कर रहा हो थर्ड वेक्टर जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, देखो आर वेक्टर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, एक आर वेक्टर जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है और पी एंड क्यू वेक्टर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है।
है कि नहीं। पी और क्यू वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और पी वेक्टर के टेल से ए बी क्यू वेक्टर का हेड ज्वाइन कर रहा है आर वेक्टर, ठीक है। पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और आर वेक्टर जो है उसका टेल पी वेक्टर के टेल में मिल रहा है और उसका हेड क्यू वेक्टर के हेड के साथ मिल रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, एक मिनट देखिए। एडिशन पहले हम लोग सीधे जानते हैं किसी वेक्टर के एडिशन के लिए, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो किसी वेक्टर का एडिशन, कोई भी वेक्टर, अगर वेक्टर ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए और बी, यहाँ पे इसका हेड इसके टेल के साथ है, जबकि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हेड हेड के साथ टेल टेल के साथ, तो जो हेड टेल मिल रहा है वो मिलके बराबर होता है टेल टेल हेड हेड वाले वेक्टर के। तो इसको हम लोग मान लेते हैं आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा। ये क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और समझना, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर ट्रायंगल, अगर ए बी और आर मिलके ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और ए वेक्टर बी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा हो और आर वेक्टर क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा हो, तो ए और बी वेक्टर का एडिशन आर वेक्टर आएगा, जहां की आर वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। फिर से समझना है एक बार, यहाँ पे क्या है, ए बी और आर लाइन मिलके हमारा क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। तो दो वेक्टर इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और आर वेक्टर क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट जनरली ए और बी के सम को बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। यहीं पे अगर ए और बी वेक्टर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता और आर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, तो ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वहां पे भी आर हो जाता। सिमिलरली अगर ऐसे देख ले कि कोई वेक्टर हम लोग ले लिए इस तरह से, ठीक, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है और ये वेक्टर ऐसे आया है, ठीक। तो यहाँ पे ये आर वेक्टर होता है, ये ए वेक्टर होता है और ये बी वेक्टर होता है। बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सिंपल एडिशन जानने में। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ को फिर से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो ये चीज समझ में आ गया हमारा एक चीज कि आर वेक्टर जो होगा यहाँ पे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा, ठीक है। आर वेक्टर जो होगा वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ एडिशन। किसका लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब क्या कहता है कि ए जो है हमारा ए पॉइंट, ए को आगे की तरफ मूव कराना है और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक। ये एंगल कितना हमारा मान लेते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फाई, ओके। थीटा और फाई मान के चल रहे हैं, ठीक। अब क्या है हमारा कि सपोज करना है कि 4 वेक्टर ओ बी सी, यहाँ पे सी क्या है हमारा, सी ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है। तो सी वेक्टर इसको मान लिए। तो फॉर ओ बी सी, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहीं पे अगर हम लोग लिखते ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये ओ ए प्लस ए सी है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज समझना है, ये चीज हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। अब आते हैं सेकेंड। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में आ जाते हैं। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल है, ए बी और सी। तो एबीसी ट्रायंगल में cos थीटा जो होगा, cos थीटा क्या होता है, b बाई एच होता है। तो यहाँ h क्या है, ए बी वैक्टर है और b क्या है, ए सी वैक्टर है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, cos थीटा
बराबर AC बाई AB हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? AB बराबर AC cos थीटा। अच्छा, AC का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, ये चीज देखना है। AC का मैग्नीट्यूड कितना है? AC का मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता नहीं है। एक मिनट, AB सॉरी AC इक्वल टू AB cos थीटा होगा। एक मिनट, AC इक्वल टू AB cos थीटा, और यहाँ पे AB का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा? AB का मैग्नीट्यूड Q है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q cos थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली साइन थीटा का अगर बात करते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, BC बाई AB। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। अब AB का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, AB तो Q ही है हमारा, तो यहाँ पे BC क्या आ जाएगा हमारा, Q साइन थीटा। ठीक है, इतना चीज समझना है। कहाँ है, ये मेरा इक्वेशन है 1, ये मेरा इक्वेशन है 2। सिंपल है, अगर एक बार खुद से करके देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब तक खुद से नहीं करेंगे, ऐसा सोचेंगे हमेशा कि जो टीचर कर रहा है बोर्ड पे बस वो हम लोग देखते रहे मूवी की तरह और हमें आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मैथ्स के लिए हमें पेन उठाना ही पड़ता है। आप अपने कॉपी पे लिखोगे तो थोड़ा सा डाउट आएगा, फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट करोगे, देखोगे, तो फिर जाके क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। ऐसा कभी नहीं होता है कि टीचर पढ़ा दिया और आपके दिमाग में सब कुछ बैठ गया। एक बार, दो बार, तीन बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो रिटेन नहीं रहता है दिमाग में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 into 1। 1 में 2 3 का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो अगर 2 3 का वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो आर स्क्वायर। आर किसको बोल रहे हैं हम लोग, ओबी को। ओबी हमारा आर है, ओ ए की जगह पी ले लेंगे और ए बी जहां जहां होगा वहां पे हम लोग क्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलके कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या आया हमारा, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है हमको, यहाँ पे p और q क्या था, p वेक्टर था एक, p वेक्टर है हमारा एक p वेक्टर है, एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है ना। ये है हमारा वेक्टर p और ये है हमारा वेक्टर q। ये वाला वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। ये दोनों वेक्टर, मेन होता क्या है कि वेक्टर जो होता है ना उसको हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं, वेक्टर की शिफ्टिंग भी की जा सकती है। तो ये जो वेक्टर है
ये वेक्टर जो कि यहाँ तक था, इस वेक्टर को हम आगे की तरफ एक्सटेंड किए हैं, और ये जो वेक्टर यहाँ तक था इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किए हैं, तो ये वेक्टर आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो एंगल हमारा बन के आएगा, ये एंगल, ये थीटा आएगा यहाँ पे। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है हमारा थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा। दो वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 0 से 90 डिग्री का ही हम लोग कंसीडर करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो एंगल क्या है? थीटा। पी क्या है? एक वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से जुड़ा गया हुआ है वो। देखो पी एक ये वेक्टर है, क्यू यहाँ वाला वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो आर आया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो हुआ ये आर वेक्टर का क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। जो इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या था, इसको समझना है सही से, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके। ये था कोई आर वेक्टर था ना, तो ये आर वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। क्या है मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है कि नहीं? अब हमें तो सिर्फ और अगर वेक्टर क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डायरेक्शन के लिए ये हम लोग क्या निकाले? इसका मैग्नीट्यूड निकाले। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग जाते हैं tan फाई के साथ। फिर से एक बार डायग्राम देखेंगे। tan फाई क्या होगा हमारा? वेक्टर ओसी बीसी डिवाइड बाई ओसी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, हम लोग को पता है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी डिवाइड बाई ओसी, ये हो जाएगा बीसी ओ ए प्लस ए सी। इसको कैसे लिख सकते हैं? बीसी को क्यू साइन थीटा, पहले आया था, सेकंड इक्वेशन देखना है। सेकंड इक्वेशन किधर है? सेकंड इक्वेशन यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ थर्ड इक्वेशन जो है हमारा, यहाँ आया है ना, बीसी इज इक्वल टू ये वाला, बीसी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो बीसी इक्वल टू क्यू साइन थीटा हो गया। ओ ए क्या है हमारा? ओ ए वेक्टर पी है, और ओसी क्या होगा? फिर एसी क्या होगा? क्यू कॉस थीटा, है कि नहीं? तो क्या आ गया हमारा यहाँ से? फाई इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाई, इसको हटा दें, बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से डायरेक्शन भी निकल गया, एक एंगल निकल गया कि वो एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा होगा या फिर वाई एक्सिस से इतना एंगल बना रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ये चीज पता लग गया। सिमिलरली हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी पढ़ते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में, कुछ प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को पहले देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी एडिशन का क्या लिखता है कि v वेक्टर प्लस w वेक्टर को ऐड करके लिखना है, उसको हम लोग w वेक्टर प्लस b वेक्टर भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस ऑफ w वेक्टर। तीसरा क्या है हमारे पास, अगर कोई a है, a क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा av प्लस aw, आराम से लिख सकते हैं। चौथा हमारे पास आता है, अगर a प्लस b कोई भी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक दिया हुआ है हम लोग के पास वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? 3 माइनस 9 1, ठीक है। और वेक्टर बी क्या है? माइनस आई प्लस 8k। हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है? 2a माइनस 3w, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2a फाइंड आउट करते हैं। 2a क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i कैप माइनस 18j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। वैसे ही 3w को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3, ए एंड डब्ल्यू लिया है यहाँ, हम ए और बी ले लिए, ए और डब्ल्यू है ये, तो 3 माइनस 3i कैप प्लस 24k कैप। अब क्या करना है? 2a माइनस 3w करना है ना। तो 2a माइनस 3w करना है। तो 2a का वैल्यू हमारा क्या है? 6i प्लस 8j प्लस 2k। यहाँ लिख देंगे 6i प्लस 8j प्लस 2k माइनस ऑफ, इस वाले क्वेश्चन से हम लोग का सब्सट्रैक्शन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ 3i प्लस 24k, माइनस ऑफ माइनस 3i प्लस ऑफ 24k, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये है क्या? 6i प्लस 8j प्लस 2k प्लस 3i माइनस 24k। ये हो जाएगा हमारा 9i प्लस 8j माइनस 22, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमको लगता है कि आप लोग का वेक्टर एडिशन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एडिशन तक। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऑफ एडिशन ही होता है, बस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके देन सपोज करते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि अगर हम लोग का ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अब हमारा ए वेक्टर कुछ दिया है 5i प्लस 3j प्लस 2k, और एक बी वेक्टर दिया है 2i प्लस 7j प्लस 8k, ठीक है। तो हमको क्या करना है? a माइनस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5i प्लस 3j प्लस 2k प्लस ऑफ, ये तो हो गया, प्लस ऑफ माइनस 2i माइनस 7j माइनस 8k। अब इसको ऐड कर दो, सिंपल है, जैसे एडिशन होता है तो वैसे ही यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो क्या होगा? 5 में से माइनस 2 जाता है तो ये हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 6k। दिस विल बी a माइनस बी वेक्टर। सिंपल है, जैसा एडिशन है वैसा सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप कि वेक्टर का पूरा अभी तक जितना पढ़े हैं उतना समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है। तो 3 तरह है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में भी डालिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के साथ। थैंक यू।